अच्छा अपना काम कर सकते हो, अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। ये शुरू से ही यहाँ की परंपरा रही है। एडवाइजरी सिस्टम यहाँ का है जो कि यूनिक है। सबसे पहले हिंदुस्तान में गुरुकुल के बाद ये स्टार्ट हुआ। गुरुकुल परंपरा जो थी कई हजार वर्ष पहले की, उसमें ये सिस्टम एडवाइजरी का लगाया गया, जिसमें कि 7 या 8 बच्चों के साथ में एक टीचर एडवाइजर होते हैं जो उनकी पर्सनल दिक्कतें भी हैं और पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कतें हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो उसको वो कोशिश करते थे कि सॉर्ट आउट हो जाए। और हाथ से चिट्ठी लिख के पेरेंट्स को भी भेजा करते थे। मेरे फादर को भी चिट्ठी आई एक बार कि आपका बेटा ऐसा ऐसा ऐसे कर रहा है और ये उसको करना चाहिए। तो इस तरह के फीडबैक सिस्टम भी हैं, उनको कुछ और भी काम करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपना पैसा खुद कमाती है। साथ में जो फॉर्म था लैंड ग्रांट पैटर्न पर, यूएसए की लैंड ग्रांट, इलिनॉय यूनिवर्सिटी की लैंड ग्रांट पैटर्न पर। अब ये क्या होगा आप लोग धीरे धीरे बाद में समझोगे, परंतु इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी है या शिक्षण संस्थान है उनको अपना खर्चा खुद निकालना चाहिए। भले वो खेती करके निकालें या फिर डेयरी करें या फिर बुक्स लिखें या फिर कंसल्टेंसी करें, बीज बेचें। तो ये बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है पंतनगर का, और अभी भी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों, इसमें कि आप तुम लोगों को मालूम होगा जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ में कोई वोकेशनल एजुकेशन का साथ में हो, और खेल कूद का हो, कैरेक्टर बिल्डिंग का हो, एक्सरसाइजेज का हो, तो और सोशल वर्क का हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी पंतनगर ने शुरू की थी। मैं उसके कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसके अच्छे पॉइंट्स निकाल के आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स थे। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इतने नज़दीक हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो पूरा एरिया है ये पंतनगर का एक शैडो एरिया हम कह सकते हैं। तो या तो विधायक या फिर पंतनगर के वाइस चांसलर, मैं समझता हूँ कि दो ही ये पावरफुल आदमी हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम पहले नहीं था, अब हो गया है तो मालूम नहीं। तो कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इसका सिस्टम यहाँ पंतनगर में नहीं था। तो इसको कहते थे आइलैंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी उसके अलावा किसी और संस्था में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और ये यूनिक यूनिवर्सिटी ऐसे थी कि जिसमें 2 रेलवे स्टेशन, एक एयरपोर्ट था। अभी भी शायद ये यूनिक है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये उनका एक तरह से ऑरा था, जिसको कि वो प्रोजेक्ट किया, बनाया। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स वहाँ नहीं आते थे, डर लगता था उनको कि शेर भालू है, यहाँ पर सांप है, मच्छर है, तो वो जा के पकड़ के लाते थे वहाँ रेलवे स्टेशन से कि चलो भाई चलो पढ़ो। और आज वही छात्र दुनिया के मानचित्र पर एकदम ऊपर है, यानी कि एक साधारण से इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ असाधारण तरीके से आरंभ हो का, ये उनके जो छात्र हैं पूरी दुनिया भर में छाए हुए हैं। चाहे आप म्यूज़िक में लें या आर्ट एंड कल्चर में लें या फिर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लें, स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ के हिली एरियाज़ के लिए हैं। और इसमें पहले पूरे यूपी में कृषि विज्ञान केंद्र थे, जो यूनिक एग्जाम्पल है अपने आप में, जो कि लेबोरेटरी में जो काम हो रहा है आपका लैब में, जो हम चीज़ें निकालते हैं वो फील्ड में जाए। ऐसे पूरा यूपी और पूरा उत्तराखंड, उन दोनों उत्तराखंड यूपी में ही था, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम था उस समय काम का। तो मुझे ये कहते हुए एक थोड़ा सा ये भी है कि रिक्वेस्ट भी है कि उसी टेम्पो को यूनिवर्सिटी फिर से लाए, जिससे कि ये सारे बच्चे हैं, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के उद्यमी हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा हो। तो चीज़ें बहुत कहने की हैं। मैं इसके साथ ही आप सभी विश्वविद्यालय का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं एक चीज़ें जो कि मेरे को इस विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट होने का, स्नातक होने का सौभाग्य मिला है।
आज मैं उसका एलुमनी भी हूँ और यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी यहाँ के एलुमनी हो चुके हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे कि देखिए, ये विश्वविद्यालय में तीन एस्पेक्ट है, 3 काम है उसके: रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन। तो जो रिसर्च होती है एग्रीकल्चर में, उसकी शिक्षा भी देते हैं, और उसके अलावा इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है हमारा, जो डॉक्टर साहब ने बात की कृषि विज्ञान केंद्र की, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। तो यानी कि जो रिसर्च हुई है, जो उसका जो आउटकम है, उसको किसानों तक भी पहुंचाया जाता था, आज भी पहुंचाया जाता है। किसान मेले से कई ब्रीडर सीड के बाद जो सर्टिफाइड सीड बनते हैं वो सब दिए जाते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र के, तराई क्षेत्र के विकास में पंतनगर विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। और एक, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात बताई कि यहाँ पर जो गुरुकुल की परंपरा, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, जो मुझे हमारे टाइम में अनुभव था 80-90 के दशक में, तो एक एडवाइजर होता है। तो जितने विद्यार्थी हैं थे करीब उतने ही, अब स्टाफ की क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता होगा या आज की क्या स्थिति है, तो जितने विद्यार्थी थे करीब उतने ही प्रोफेसर थे। तो एक प्रोफेसर को, जैसे विद्यार्थी आते हैं तो एक प्रोफेसर को यूजी में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 4 विद्यार्थी उसको एडवाइजी मिलते थे, हमारे वो एडवाइजर हैं। और आप इस बात का जान के बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि वो एडवाइजर ही वो हमारा सब कुछ है। ये समझिए हमारा लोकल गार्जियन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है चारों तरफ से, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, आप आसपास जा नहीं सकते, आसपास में कुछ नहीं है, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज है, चाहे बंदे के पास पैसे खत्म हो गए। तो हमारे एडवाइजर साहब ने, जब घर से पैसे नहीं आते थे, तो एडवाइजर हमको पैसे भी दे देते थे कि चलो जब तुम्हारे घर से पैसे आ जाए तब हमें दे देना। तो विश्वविद्यालय का इतना बढ़िया जो है, जिस तरह से ये अमेरिकन लैंड ग्रांट पैटर्न पर बना था और जिस तरह से ये बनाया गया, जिस तरह से आगे चला हमारा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका वो टेम्पो, वो माहौल, वो स्पिरिट बनाए रखना चाहिए हमें। पहले यूपी की यूनिवर्सिटी थी, अब जो है उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसमें बेहतरी ला सकते हैं वो लाएं। और डॉक्टर साहब को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस समारोह में आके इस समारोह की शोभा बढ़ाई। आपको हमारी तरफ से, पूरी कौतिक की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दौड़ गया है। धन्यवाद डॉक्टर मंडल को कि मुझे कुछ बात करने का मौका दिया गया। मेरा नाम है भुवन, पूरा नाम है भुवन चंद्र भट्ट। बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको इस नाम से। मैं मूल रूप से द्वाराहाट से हूँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाई है वो नैनीताल, मोहाली नैनीताल से है। और नैनीताल से मैंने PhD किया और उसके बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया। तो इंडियन स्पेस साइंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो जो स्पेस में जो भी रिसर्च होती है, तो सबसे पहले तो यह है कि हमारा स्पेस से कनेक्शन कैसा है। तो पहला कनेक्शन तो यह है कि आपको अर्थ से, पृथ्वी से परे देखना है, लुक बियॉन्ड अर्थ। तो जैसे ही आप ऊपर को नजर मारेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतरिक्ष, बहुत विशाल अंतरिक्ष आपको दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष में क्या दिखाई देंगे? तो जहां तक मैं बात कर रहा हूं, जो दिखाई देने वाली बात है, आप फिजिक्स में, साइंस में आप पढ़ेंगे विजिबल रीजन। तो आसमान में जो भी आप देख रहे हैं, तो वो लाइट आ रही है हमारे पास। ये कोई तारा है, ये तारा है, वो तारा है, वहां से क्या आ रही है? लाइट हमारे पास आ रही है। और उसी लाइट को साइंटिस्ट ने एनालाइज करना है कि ये है क्या। ये तारा, ये लाइट उस तारे से आ रही है, तो उसको कैसे हम देखें, क्या उसके बारे में एनालाइज करें और क्या उसके बारे में साइंस मालूम है। जनरली साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आप देख रहे हैं, आप एक पत्थर देख रहे हैं तो उसी की साइंस मालूम करेंगे, उसका स्ट्रक्चर मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? कि कितना बड़ा है, कैसे बना हुआ है, अगर आप उसको फेंक देंगे तो कितनी तेजी से वो जा सकता है। बड़ा पत्थर समान वेग से नहीं जा पाएगा, छोटा पत्थर उसी वेग से और आगे तक जाएगा। तो ये सब साइंस है।
तो इसी साइंस को हम अपने आसमान में देखते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं साइंटिफिक, और उसके बारे में उसके जो क्या चरित्र चित्रण कर सकते हैं कि कोई तारे से जो हम लाइट आई है उसको हमने देखा है, उसको एनालाइज किया है, तो ये कैसी है, कैसे बना है, तो उस तारे के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि ये तारा कितनी दूर है, कितनी देर तक ये लाइट दे सकता है, इसकी लाइफ क्या है ना। तो यही फिजिक्स हम करते हैं। अब लेकिन अब इस ब्रह्मांड में सबसे हम कहाँ पर हैं? देखिए, मानव जो है, जो हम मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमने बचा के रखना। ये कितनी इम्पोर्टेंट है आप जानिए। आपका जो सन है, सूर्य एक तारा है, तो उसका अपना एक सोलर सिस्टम है जिसको सौर परिवार बोलते हैं। इसमें कितने ग्रह हैं उसके? 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी उसका एक ग्रह है। अब आप जर्नी शुरू करेंगे, आप यहां से अर्थ से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले क्या क्रॉस करेंगे? एटमॉस्फेयर क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अंतरिक्ष आ जाएगा, है। अंतरिक्ष का सबसे पहला आपको ऑब्जेक्ट कौन मिलेगा? चंद्रमा मिलेगा। तो चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक का पिंड है। अब लेकिन अब देखिए, फिर वही साइंस आती है कि यहां से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो चंद्रमा की दूरी कितनी है यहां से? 3,85,000 किलोमीटर। तो ये आम भाषा में ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी ये है, मेरा पड़ोसी है, लेकिन वो चंद्रमा है तो कितनी डिस्टेंस पर है, पर वो पहला पड़ोसी है। देखिए, आप ये रियलाइज कीजिए कि 3 लाख पहला पड़ोसी हमारा कहां पर है? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आप चंद्रमा से बाहर निकलेंगे, तब आप अगर सूर्य की ओर को देखेंगे तो सूर्य की ओर देखेंगे तो आपको बुध और शुक्र ग्रह दिखाई देंगे। सूर्य के अलग को देखेंगे तो मंगल देखेंगे, जुपिटर देखेंगे,